ला। तो पहला यहाँ पर नियम है दोस्तों, ओम्स ला किसे कहते हैं और इसके रूल रेगुलेशन सब कुछ समझते हैं और इसके क्या रिलेटेड टॉपिक है उसको भी देखते हैं। तो ओम्स ला दोस्त किसे कहते हैं, तो किसी चालक की यदि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगे विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो रेशियो अनुपात होता है सदैव स्थिर अर्थात कांस्टेंट होता है। जैसे ये आपको फार्मूला दिख रहा है V/I इक्वल टू कांस्टेंट या R, तो आपका जो V/I का अनुपात सदैव होगा ये स्थिर होगा। इसी स्थिर मान को हम कैपिटल R कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल R। इसी को आप प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आपको यहां पर क्या समझना है दोस्त, किसी चालक की यदि भौतिक अवस्था का मतलब उसमें ताप दाब ये सब परिवर्तन ना हो, प्रेशर टेम्परेचर इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन ना हो, अर्थात टेम्परेचर जो हो वो स्थिर हो। जो आपका जैसे मान लीजिए आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो कंडक्टर को ऐसे रूम पर रखे हुए हैं तो उसी टेम्परेचर पर बना रहना चाहिए, उसका टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए उस रूम का, ठीक है, तभी उस कंडक्टर को काम करेगा, नहीं तो ये नियम फॉलो नहीं करेगा। तो आपका भौतिक अवस्था क्या होना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए, ताप दाब आयतन जो है ये सब नहीं बदलने चाहिए। ओके, तो आपका टेम्परेचर और प्रेशर। नेक्स्ट दोस्त यहाँ पर क्या है कि V/I इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को आप रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ओम्स लॉ यही कहता है कि यदि भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहेगी तो उसके भी जो कंडक्टर है, जो चालक है, उसमें जो आप विभवांतर लगाएंगे उसके कारण जो आपकी धारा फ्लो होगी, तो विभवांतर और धारा अर्थात करंट के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, या कहते हैं इसका जो अनुपात होता है स्थिर रहता है। यही ओम्स लॉ है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहते हैं, अब हम आपको बताते हैं चालकता किसे कहते हैं। कंडक्टेंस ये डिफिनीशन ही आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखें किसी चालक की चालकता उसके प्रतिरोध के विलोम होती है अर्थात विपरीत, या आप 1/, जैसा कि यहां पर आपको फार्मूला दिख रहा है G इक्वल टू 1/R होती है। मतलब अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस अर्थात चालकता कम होगी, और रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगी, कंडक्टेंस आपकी ज्यादा होगी। तो यहां पर समझना है ये एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आपको समझना है कि कंडक्टेंस आपको डिफिनीशन सीधा सिंपल देना है कि किसी चालक की चालकता उसके प्रतिरोध के विलोम होती है, अर्थात चालकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध नहीं करती है। आपका रेजिस्टेंस जो होता है उसमें धारा प्रवाह का विरोध करती है, या आप इस लाइन को लिख सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं इसका क्या होती है, इसका विलोम होती है। इस फार्मूले को और भी आगे हम लिख सकते हैं। आगे क्या लिख सकते हैं दोस्त, G इक्वल टू जब आपका 1/R है और R इक्वल टू हमने आपको बताया है R इक्वल टू रो L/A होता है, ठीक है। यहां पर क्या है, रो आपका प्रतिरोधकता है, L आपका कंडक्टर की लेंथ है, और A इसका है क्रॉस सेक्शन एरिया अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसका, कंडक्टर वायर का। ओके, तो आपका इसी फार्मूले को हमने यहां पर पुटअप किया। तो R इक्वल टू को 1/R जब आप करेंगे तो 1/ρ होगा, और A आपका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा अर्थात A/L हो जाएगा। तो सिंपल आपका फार्मूला आ जाएगा कितना, G इक्वल टू तो 1/ρ A/L आएगा, लेकिन इसी को 1/ जो आपको रो दिख रहा है प्रतिरोधकता का विपरीत जब आप लिखेंगे तो K लिखेंगे। उसको किससे डिनोट करते हैं, K। अब K किसे कहते हैं इस आगे हम बताने वाले हैं। तो 1/ρ हुआ तो 1/ρ को क्या बोलते हैं, K। तो आपका हो गया G इक्वल टू 1/ρ A/L, तो G इक्वल टू होगा K इंटू A/L। और दोस्त आपको पता होगा ओम को किसका, ओम का जो ओम यूनिट होता है, ये ओम यूनिट मात्रक किसका होता है, रेजिस्टेंस R का होता है, लेकिन महो किसका मात्रक होता है, ये आपका कैपिटल G का होता है। कैपिटल G से इसे डिनोट करते हैं किसे दोस्त, चालकता, कंडक्टेंस को। तो कंडक्टेंस का आप अगर यूनिट आपसे पूछा जाए तो जस्ट उसका विपरीत होता है महो, ओम का महो होता है, अर्थात ये रेजिस्टेंस का विपरीत होता है। तो ये आपका फार्मूला है, ये यूनिट हुआ, और ये आपका यहाँ पर डिफिनीशन हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर आगे। तो हमने आपसे ये कहा था कि ये क्या होता है, इसको देख लीजिए। ये जो आपको जो दिख रहा है K इक्वल टू A/L, तो इसमें जो K होता है 1/ कितना होता है, रो, और इसी को आप क्या कहते हैं, K को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये आपका क्या है, ये आगे जो आपको दिख रहा है ये कैपिटल G है आपका चालकता। क्या है, चालकता, अर्थात ये प्रतिरोध का उल्टा होता है तो इसे आप चालकता बोलते हैं। ओके, और यहां पर ये जो होता है ये क्या होता है, ये आपका रो जो है ये प्रतिरोधकता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, वो आपका क्या होगा, विशिष्ट चालकता। समझ
समझिएगा, ये जो होगा आपका विशिष्ट चालकता होगा। जो आपका के दिख रहा है, ये कैपिटल के जो आपको दिख रहा है विशिष्ट चालकता होगा। ये आपका जो रो दिख रहा है ये विशिष्ट प्रतिरोध है। ध्यान दीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा? विशिष्ट चालकता। और आपका रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा? वो आपको हमने बताया चालकता होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार इसको एक दूसरे से कंपैरिजन करके याद रखना है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें के क्या है हमने आपको बताया कि आपका विशिष्ट चालकता है और आपका रो जो है विशिष्ट प्रतिरोधकता है, रो। ओके, तो आगे देखिए, आगे दोस्त क्या होगा कि विशिष्ट चालकता का जो यूनिट होता है वो महो प्रति मीटर होता है। क्या होता है? महो प्रति मीटर। कैसे आपने विशिष्ट चालकता निकाला दोस्त? जब इसमें आप विशिष्ट चालकता के का मान निकालेंगे तो आपका यहां पर क्या होगा? ऊपर ए स्क्वायर का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, उसका क्या होगा? मीटर होगा, तो कैंसिल होगा। तो आपका इसका क्या होगा? कैपिटल जी का जो होता है महो होता है, तो ये महो ऊपर होगा और यहां पर मीटर बचेगा, वो नीचे आ जाएगा, तो महो प्रति मीटर हो जाएगा किसका? विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? महो प्रति मीटर। और महो किसका मात्रक है? चालकता का। आगे देखिए, तांबे की विशिष्ट चालकता, ये पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझते रहिए। यहां पर हमने आगे आपके जो कंपटीशन के लिए ये पूछा जाता है कि आप बताइए तांबे की विशिष्ट चालकता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है? तो सदैव ध्यान रखिए 5800 महो प्रति मीटर होती है। कितनी? 5800 महो प्रति मीटर होती है। अगर नेक्स्ट बात करें दोस्त, तो प्रतिरोध के ताप पर प्रभाव आता है। तो आपका रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस है, अगर वहां पर टेंपरेचर बढ़ाते हैं घटाते हैं तो ये सब क्या प्रभाव पड़ता है रेजिस्टेंस पर, इसको हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि शुद्ध धातुओं जैसे आपका तांबा हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया इत्यादि, जो ये आपके पदार्थ, ये धातु होते हैं, इनके जो प्रतिरोध होते हैं उनके ताप के साथ साथ बढ़ते हैं। अर्थात धातु, सिंपल अगर भाषा में कहें तो धातु, जो शुद्ध धातु होते हैं उनका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, कैपिटल टी या आप कहीं स्मॉल टी का मान बढ़ाते जाएंगे, तो कैपिटल आर रेजिस्टेंस आपका लगातार बढ़ता जाएगा। ओके, और दोस्त शुद्ध धातुओं का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो सदैव ध्यान रखिए धनात्मक होता है। अब प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है ये आगे हमको आपको बताने वाले हैं, जिसे आप अल्फा से डिनोट करते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, ये आगे हम आपको डिनोट करने वाले हैं। दोस्तों शुद्ध धातुओं का आपको याद रखना है क्या? प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि धनात्मक इसलिए होता है कि जो आप रेजिस्टेंस आप टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो मतलब ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है। तो ये आपका क्या होता है? धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान क्या होता है? सदैव ध्यान रखिए पॉजिटिव होता है अर्थात धनात्मक होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है कि मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी ताप वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन यह वृद्धि धातुओं की अपेक्षा कुछ कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो मिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका जस्ता हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये मिक्सअप होते हैं, ठीक है। कांसा हो गया, ये मिक्स होते हैं। तो अगर आप मिश्र धातु की बात करेंगे तो उनका प्रतिरोध तो बढ़ता है। शुद्ध धातु का आप जानते हैं रेजिस्टेंस, आप टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस तेजी के साथ बढ़ेगा। लेकिन अगर हम मिश्र धातु की बात करें तो उनकी तुलना में, किनकी तुलना में दोस्त? आपके शुद्ध धातु की तुलना में इनकी थोड़ा धीरे, मतलब उसकी स्पीड में कम स्पीड से ये आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है, टेंपरेचर उसकी तुलना में। तो आप समझ रहे होंगे, मतलब सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा धातु की, फिर यहां पर मिश्र धातु की, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला पॉइंट है कि उच्च प्रतिरोध की मिश्र धातु है, जैसे आपका कांस्टेंटन हो गया, ये क्या है? कांस्टेनन, यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीन में अधिकतम ताप वृद्धि के कारण भी प्रतिरोध में वृद्धि नगण्य है। कुछ ऐसे आपके मिश्र धातु हैं जहां पर आप चाहे इतना टेंपरेचर बढ़ा दीजिए, मतलब हाई टेंपरेचर पर भी हाई रेजिस्टेंस की जो मिश्र धातु होती है, जैसे आप कहें कांस्टेनर, यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीन, ये आप क्या करें? मैक्सिमम टेंपरेचर में भी इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो उच्च प्रतिरोध की चुकी होती है दोस्त। तो इनमें क्या होता है? प्रतिरोध में वृद्धि जो होती है नगण्य होती है। तो इनमें आप कितना भी टेंपरेचर वृद्धि के कारण भी इसमें प्रतिरोध में नगण्य वृद्धि होती है, अर्थात बहुत इनका आपका हाई प्रतिरोध होता है, पहले से हाई रेजिस्टेंस होता है। तो ये आपके ये सब मिश्र धातु हैं। नेक्स्ट दोस्त क्या है कि मिश्र धातुओं को जब विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा ताप गुणांक कम होता है। सदैव ध्यान रखिए, ये पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि जो मिश्र धातु होती है उनका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो अधिक होता है और ताप गुणांक कम होता है। ओके, नेक्स्ट दोस्त आपका क्या है कि आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब कुचालक धातु, ठीक है, कुचालक जो आपके हैं, तो मिश्र इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे आपके रबड़ हो गए, अभ्रक हो गए, पेपर हो गए, कांच हो गए तथा कांच और कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल, इलेक्ट्रोड
ये इलेक्ट्रोलाइट है दोस्त। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट के घोल आदि इत्यादि प्रतिरोध ताप वृद्धि के घटता है। मतलब इनका समझिए सिंपल सी बात, इनका मतलब ये कहने का है जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जैसे आपके रबड़, अब्रक, पेपर, कांच इत्यादि हैं, या कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल इलेक्ट्रोलाइट है, इनका क्या करते हैं जब आप टेम्परेचर इनका बढ़ाते हैं जब, तो इनका रेजिस्टेंस घटता है। समझिएगा, इनका रेजिस्टेंस क्या घटता है, इसीलिए इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ताप गुणांक जो होता है, ताप गुणांक वो होता है निगेटिव अर्थात ऋणात्मक होता है। सदैव ध्यान रखिए, जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल होता है और आपके कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, इनका आपका निगेटिव होता है क्या, ताप प्रसार गुणांक। ये पूछा जाता है ताप प्रसार गुणांक अर्थात टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। और अगर हम बात करें वहां पर इंसुलेटर के बाद आपका चालक की बात करें तो उनका आपका क्या होता है, धनात्मक होता है ताप प्रसार गुणांक मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां पर 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। आगे दोस्त आपका आता है प्रतिरोध ताप गुणांक। अभी तक हम आपसे इतनी बात कर रहे थे प्रतिरोध ताप गुणांक के, तो आप जान लीजिए क्या होता है प्रतिरोध ताप गुणांक। दोस्त किसी चालक में 0 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 है तथा जब इस चालक को T डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो चालक का जो प्रतिरोध होता है RT हो जाता है। इसका मतलब सिंपल सा बात है, मतलब जैसे ये आपका दिख रहा है RT माइनस R0, मतलब जैसे पहले आप समझिए जो T डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका सिंपल समझिए कि आपका पहले जो आपने दिया कि हमने इस T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस निकालते हैं तो RT माइनस R0 करेंगे तो ये 0 रेजिस्टेंस है, मतलब ये 0 पर है, 0 टेम्परेचर पर है और ये आपका T डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो RT माइनस R0 जो समानुपाती होता है वो R0 इंटू T क्यों होता है। ओके, तो यहां से आपको निकलेगा अल्फा का मान। अब देखिए कैसे निकलेगा, ये दोस्तों समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है, जिसे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये ऐसे बनता है, यहां पर थोड़ा हमने यहां पर ज्यादा कर दिया है, तो ठीक है आप इसको समझिएगा। और यहां पर जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तब ये आपका समानुपाती का चिन्ह हटा है तो दोस्त ये अल्फा लिखा है, ठीक है, ये अल्फा से डिनोट करते हैं किसको, ताप प्रसार गुणांक को, इसे आप बोलते हैं प्रतिरोध ताप। ये आप किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस जो आपका ताप, ये है आपको ताप प्रसार गुणांक नहीं दोस्त, आपको इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो हमने वहां पर अल्फा अल्फा जो फिजिक्स का चैप्टर था तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताने लगा। तो यहां पर ये पॉइंट समझिएगा आपको कि इसको कहते हैं, अल्फा को ही कहते हैं क्या, प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसे अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हो गया RT माइनस R0 समानुपाती R0 T। तो सिंपल इसको लिख सकते हैं आप, अल्फा जो है आपका, अल्फा जब इधर लिखेंगे तो ये R0 T क्या चले जाएगा इसके अपान में। तो सिंपल आपका फार्मूला होता है ये अल्फा इक्वल टू R0 माइनस RT माइनस R0 अपान R0 इंटू T। तो कह सकते हैं आप क्या कह सकते हैं कि किसी चालक का जो ताप होता है 0 सेंटीग्रेड से 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसका फार्मूला सदैव ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप फार्मूले से ही दिमाग लगा सकते हैं दोस्त कि टी का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस आपका क्या करेगा, बढ़ेगा। तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। यहां पर ये क्या है, दोनों समानुपाती है, एक दूसरे क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, यहां पर ये इसका डेफिनेशन था। तो इस प्रकार इसको भी आप लिख सकते हैं, ये T टेम्परेचर पर R0 1 प्लस अल्फा T था। और यहां अगर आप बात करें अगर अल्फा 2 की, तो अगर आपको दोस्त दे दिया जाए कि अल्फा 1 अल्फा 2 अर्थात 2 प्रसार गुणांक, अगर आपको ये, तो आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में ये फार्मूले यूज किए जाते हैं। जब आपको न्यूमेरिकल्स आपके बताएंगे तो आपको इसको समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको इसको याद रखना है, अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 1 अपान 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 होता है। ये आपका क्या है, ये T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्फा 1 है और ये आपका अल्फा 2 है T2 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 2 अलग अलग टेम्परेचर पर यहां आपके अल्फा का मान लिया गया है। अगर हम बात करें यहीं पर आपके अल्फा नॉट का मान तांबे के लिए तो आपका होता है 0.00427। कितना होता है आप देख लीजिए, पॉइंट ये तांबे के लिए होता है 0.00427। ये कंपटीशन के एग्जाम में आपके आगे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको विभिन्न अगर तापमान पर किसी पदार्थ के प्रतिरोध संबंध निकालना है तो इस फार्मूले का आपको यूज करना है। RT इक्वल टू R1 प्लस इंटू में 1 प्लस अल्फा नॉट T2 माइनस T1, ये आपका फार्मूला होता है। RT इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा नॉट T2 माइनस T1। इस फार्मूले का आप यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में। अब देखिए, अब आपका आता है कि हमारा जो तापमान होता है वो प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन करता है। अभी तो आपने देखा रेजिस्टेंस में परिवर्तन, और प्रतिरोधकता क्या होता है दोस्त, अभी हमने आपको बताया प्रतिरोधकता क्या होता है, R बराबर रो इंटू L बाई A। तो यहां पर ये प्रतिरोधकता होता है, रो को प्रतिरोधकता कहते हैं। ओके,
तो आगे दोस्त देखिए, जिस प्रकार तापमान बढ़ने से प्रतिरोध में वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार तापमान के घटने से प्रतिरोध घट जाता है। अर्थात मतलब समझिए कि जिस प्रकार आप तापमान बढ़ने से प्रतिरोध में वृद्धि होती है तथा तापमान के घटने से प्रतिरोध में घट जाता है, मतलब कमी होती है, तो उसी प्रकार तापमान बढ़ने से प्रतिरोधकता में भी वृद्धि होती है तथा इसी प्रकार तापमान के घटने से विशिष्ट प्रतिरोध में कमी होती है। कुल मिलाकर आपका फार्मूला दोस्त R बराबर क्या होता है, R इक्वल टू आपने पढ़ा है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो अगर आप सोचिए, अगर आपका रजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रजिस्टेंस बढ़ रहा है, और रजिस्टेंस के समानुपाती आपका रो है, तो आपका जब रजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका सिंपल सी बात है कि आपका ये प्रतिरोध जो रो है ये भी बढ़ेगा। और अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर अर्थात टी को अगर आप घटाते हैं तो रजिस्टेंस भी क्या होगा, वो आपका घटेगा। जब रजिस्टेंस घटेगा तो आपका रो का मान भी कम होगा, अर्थात प्रतिरोधकता भी कम होगी। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि ये आपका फार्मूला होता है R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं रो इक्वल टू रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। चूंकि R और आपका रो जो होते हैं एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जहां पर आप R का फार्मूले से लिखेंगे सेम उसी प्रकार आप इसी प्रकार लिख देंगे रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो ये आपको हमने यहां पर इंपॉर्टेंट जो भी यहां पर बनने वाला था तो हमने सब कुछ इस टॉपिक में आपको कंप्लीट कराया। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सिंपली करंट स्टडी सर्च करें, लेकिन दोनों के बीच स्पेस आपको नहीं रखना है, करंट और स्टडी दोनों एक साथ सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकेंगे। उससे ज्वाइन करने से दोस्त आपको पीडीएफ आसानी से और वीडियो भी आसानी से मिल सकेगी। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो प्लीज आप जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन करें, आपको भी सुविधा रहेगी और हमें आपको वीडियो भेजने में भी सुविधा रहेगी। मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहां पर से भी अभी देख सकते हैं। जैसे ये नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम दूर होती है फिर से आपको नोटिफिकेशन मिलने लगी। तो प्लीज टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करिए, करंट स्टडी सर्च करें और सिंपल दोनों के बीच स्पेस आपको नहीं रखना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और सभी वीडियो आप देखते रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।